2 एयरफील्ड के ऊपर उसके जो बॉम्बर्स हैं वो तैयार हैं एटॉमिक वेपन्स को लेके। यानी कि उसने दिखा दिया है बिल्कुल, कि मतलब आज त्यागी जी, ये समझा जाए कि रूस ने पूरी तैयारी कर रखी है और साफ तौर पर जिस यस, तरीके से आप कह रहे हैं इससे देख के ये भी लगता है कि रूस इतनी जल्दी पीछे हटने वाला फिलहाल नहीं है, इतनी जल्दी अपने हमलों को रोकने वाला नहीं है। सवाल ही इस नहीं बीच उठता। जी। बिल्कुल सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां यूक्रेन ने डोनेस्क के रूस का प्रचंड प्रहार जो है वो देखने को मिला और डोनेस्क में धमाकों के बाद अंधेरा छा गया और डोनेस्क के किविस्की इलाके में आग लग गई है। डोनेस्क के लिए 1 लाख रूसी सैनिक तैयार हैं। ये बड़ी खबर है। डोनेस्क के बाहरी इलाकों पर कब्जे का ये पूरा का पूरा मिशन, यानी कि लगातार रूस का मिशन जारी, लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले जारी, लगातार यूक्रेनी जो क्षेत्र है उन पर कब्जे हो रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से इन हमलों को लेकर बात की जाए और अमेरिका की चेतावनी को लेकर बात की जाए, अरविंद जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार भी जब अमेरिका ने चेतावनी दी थी, कड़े प्रतिबंधों का जिक्र किया था, उसके बाद भी रूस ने अपने हमलों को तेज किया था और अभी पिछले दिनों भी अमेरिका ने फिर से चेतावनी दी, उसके बाद भी रूस ने कई और हमले कर दिए। अभिषेक जी, रूस की इस कार्रवाई के बाद ये तो तय हो गया है कि रूस ने एकदम साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था को मानने से इनकार करता है। जी। जहां वो यह साफ साफ बता रहा है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि इस विश्व पर केवल अमेरिका का वर्चस्व रहेगा तो उसे यह स्वीकार नहीं है। और रूस ने यह भी संकेत दे दिया है कि शीत युद्ध से जो पहले की जो विश्व व्यवस्था थी वह आने में देर नहीं लगेगी। भले ही रूस की अर्थव्यवस्था जो है वह उसका रूप बदल गया है, वह भले ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई है, पर बावजूद उसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के आपस में भी हित होते हैं। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है या प्रथम विश्व युद्ध है वह इसका जी। उदाहरण है। रूस जो विभिन्न संगठनों में जो उसकी सदस्यता है उससे भी यह जाहिर हो रहा है कि वह अमेरिका के खिलाफ हैं। चाहे वह एससीओ संगठन में रूस की भागीदारी हो, चाहे वह ब्रिक्स हो या ऐसे तमाम संगठन हो, रूस ने नेटो से भी अपने आप को अलग कर दिया है, जिससे भी यह जाहिर होता है कि वह दरअसल जो यूरो अमेरिकन जो व्यवस्था है उसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। उधर यूरोप और अमेरिका के हित भी आपस में टकरा रहे हैं और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका के 2 देश जो सदियों से जो एकजुट रहे हैं उनमें भी हितों का टकराव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो विश्व व्यवस्था है वह अमेरिका चाहता है कि उसके अनुरूप हो। और 1990 के बाद से ही अमेरिका जो इराक पे आक्रमण किया उसके बाद से ऐसी कोशिश कर रहा है, पर रूस इस अमेरिकी वर्चस्व वाली व्यवस्था को मानने से इनकार करता है। इसका सार यही है अभिषेक जी। मतलब जाहिर तौर पर अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, लेकिन रूस दबाव में नहीं आने वाला, इससे यही समझा जाए। अरविंद जी आप बने रहे मेरे साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज उसका रुख करते हैं। ट्रंप की नई डेडलाइन पर रूस का जवाब सामने आया। रूस के टारगेट पूरे होने पर युद्ध रुकेगा और दिमित्री मेदवेदेव की रूस को चेतावनी सामने आई है। शर्त तय करना ट्रंप का काम नहीं है, घरेलू मुद्दों पर ध्यान दे, ट्रंप ये कहा। यानी कि रूस जो है वो अब सीधे तौर पर 2 टूक जवाब देता अमेरिका को नजर आया कि अपने घरेलू मुद्दों पर ट्रंप ध्यान दे। नसीहत रूस ने ट्रंप को दी है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अरविंद जी ने जिक्र किया, जाहिर तौर पर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि रूस ने यह साफ तौर पर पूरे दुनिया को संदेश दे दिया है कि अमेरिका जो नीति अपनाता है दबाव की, वो नीति हमारे ऊपर काम नहीं आने वाली है। और अमेरिका कितने भी सुपर पावर बनने की कोशिश करे और पूरे विश्व को खुद संचालित करने की कोशिश करे, वो उसमें कामयाब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को तो जवाब दे दिया कि आप अपने मुद्दों पर ध्यान दें और हम किसी दूसरे की निर्धारित की हुई शर्तों के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये तो इसका एक पार्ट है। असली पार्ट ये है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का परोक्ष या अपरोक्ष कार्यवाही ऑलरेडी चल रही है। देखिए, जो पुतिन जब जी जिनपिंग से मिले थे और चाइना गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई, जिस ब्रिक्स में 15 बड़े बड़े मेंबर हैं एज अगेंस्ट G7,
तो उस ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर ये रियलाइज किया गया कि विदाउट इंडिया हाउ कैन देयर बी ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज सच ए बिग कंट्री एंड सच ए बिग डेमोक्रेसी। तो फिर चाइना पर प्रेशर बनाया गया, और आपको ध्यान होगा ब्रिक्स की मीटिंग से 24 घंटे पहले चाइना ने हिंदुस्तान के साथ जो एक वो बॉर्डर डिस्प्यूट था डेप्सांग और डेमचोक का, उसको रिजॉल्व कर दिया, डिसएंगेजमेंट हो गया वहां पे 24 घंटे पहले। मीन्स कि आने वाले समय में ये कोई गारंटी नहीं है। अभी तक तो भारत यही कह रहा है कि हम रूस के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ में भी हैं, लेकिन हो सकता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, इसमें ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है और बहुत सारे और कंट्रीज में हो। तो रशिया नहीं, रशिया भी, चाइना भी, और बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा ग्लोब इस बात को मानता है कि अब हमको निजात मिलनी चाहिए यूनिपोलर वर्ल्ड से, यानी कि अमेरिका के डॉलर की दादागिरी से हमको आजादी चाहिए। दिस इज द सिचुएशन जो स्टेप बाय स्टेप स्लोली आगे अग्रसर होती जा रही है, और इसको देखने से पता लगता है एससीओ की मीटिंग से, ब्रिक्स की मीटिंग से, रीजनल जो कॉन्फेडरेशन हैं उनकी मीटिंग से, और वो G7 से कहीं ज्यादा ताकतवर जीडीपी में भी और पॉपुलेशन में भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बाद यू विल फाइंड दैट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ न्यू ऑर्डर एंड अमेरिका विल हैव टू डिक्लाइन। अमेरिका की सिचुएशन ये हो गई है कि आज कोई कंट्री अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं करता। खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के स्टेटमेंट, पहली उनकी टर्म में ऐसा नहीं था, इस टर्म में तो उन्होंने ये समझ लिया है कि ऐसी नोबडी, वो जहां भी होगा वहां पे सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, माइग्रेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और वो कहते हैं यही मेरे 3 ब्यूटीफुल हथियार है, एक टैरिफ, एक सैंक्शन और एक एंटी माइग्रेशन लॉस। तो द रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, एक रेस्ट ऑफ द ग्लोब के अंदर एक रिसेंटमेंट है, और ये नहीं पता लगता कि वो कब किसके साथ है। कभी वो नेटो के साथ है, कभी यूक्रेन के साथ है, कभी नहीं है, कभी रशिया उनका दोस्त है, कभी कहते हैं कि रशिया के मैं अगेंस्ट हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 8 अगस्त जो उन्होंने डेडलाइन तय की है, उस 8 अगस्त के बाद वो सैंक्शन लगा देंगे रशिया पर। वो कहेंगे जो लोग खरीदेंगे, यानी कि भारत और चाइना सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जो खरीदेंगे तेल रशिया का, उनके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। क्या ये लगा पाए थे? क्या इससे पहले जब रशिया से हमने तेल खरीदा था तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ कह दिया था कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप एक आफ्टरनून में इतना तेल खरीदते हैं जितना मैं 1 महीने में हिंदुस्तान में खरीदता हूँ, तो आप मेरे ऊपर गलत चीजें ये डबल बिल्कुल, मतलब तागे साहब ये माना जाए कि अमेरिका शुरू से ही दबाव की नीति अपनाता रहा है, दबाव बनाने का प्रयास करता रहा है। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बने रहे। एक ब्रेकिंग न्यूज इसका रुख करते हैं, जहां रूस के पास नाटो की जंगी तैयारी है। ब्लैक सी में नाटो का एयर सर्विलांस मिशन, फ्रांस ब्रिटेन का ज्वाइंट ऑपरेशन है ये। बेल्जियम फ्रांस के फाइटर जेट इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस ब्रिटेन का ज्वाइंट ऑपरेशन ये पूरा देखने को मिला है। तो बेल्जियम फ्रांस के फाइटर जेट इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। रूस के पास नाटो की जंगी तैयारी है, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और अरविंद सिंह जी का रुख करते हैं। अरविंद जी, अगर नाटो की भूमिका को लेकर देखें तो जब से ये जंग शुरू हुई है, इस पूरी जंग में नाटो की भूमिका को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कई समय पर नाटो ने भी ये जिक्र किया कि इस जंग को अब रोक देना चाहिए और रूस पर भी दबाव बनाने के प्रयास किए, लेकिन रूस माना नहीं। देखिए, अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा हो जाता जी, तो ये तय था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो बिल्कुल रूस के मुहाने पे आ जाता है। एक जो बफर स्टेट होना चाहिए था वह खत्म हो जाता है यूक्रेन के रूप में। तो रूस को ये मंजूर नहीं था, और रूसी राष्ट्रपति ने ये बहाना भी बताया कि इसलिए जो रूस है वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है। पर अब ये कारण काफी पीछे रह गया है। मूल अगर चीज इसमें देखें तो ये है कि जो नेटो कंट्रीज हैं, जो कि एक तरीके से जो यूरोपियन यूनियन का बड़ा हिस्सा जो है नेटो का सदस्य देश हैं, और कुछ उसके बाहर के कंट्रीज भी हैं यूरोपियन यूनियन से, तो उसके हित और रूस के हित टकरा रहे हैं। और यही कारण है कि जो नई विश्व व्यवस्था में वर्चस्व के इस संघर्ष में
अब जो खासकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो देश हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि वह रूस की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा होने नहीं देंगे। यहाँ पे एक विभाजन, अभिषेक जी, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। एक तो वे कंट्रीज हैं जहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है, उन देशों में रूस भी आता है, चीन भी आता है और भारत भी आता है। तो वो एक खास तरीके की गुटबंदी कर रहे हैं, और एक वे देश हैं जो कि अमीर देश है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि देश आ रहे हैं। तो इन दोनों की अगर आप अर्थव्यवस्थाओं में देखेंगे तो एक बेसिक फर्क है, और इसके कारण उनके हितों में भी फर्क है, क्योंकि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है दोनों में ही अलग अलग तरीके से होगा। खासकर जो निवेश की बात है वो अलग अलग तरीके से होगी। जी 1990 में रूस के पतन के बाद में यह माना जाने लगा था कि अमेरिकी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था बनेगी, पर चीन के रूप में एक नए देश के उदय से दरअसल बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना की जाने लगी, और भारत की आर्थिक उन्नति भी उस समय काफी तेजी से हुई। भारत के लिए जी समस्या यह है जी कि अगर वह उस गुट का सदस्य बनता है जो चीन और रूस की जिसमें सदस्यता हो, तो वहां उसे एक डिफेंस और एक वर्ल्ड ऑर्डर जो जैसा भारत चाहता है वह तो मिल जाएगा, पर जो उसका जो डेवलपमेंट है या जो जी इकोनॉमिक ग्रोथ है वह रुक जाएगी। जी इसका कारण यह है कि भारत का बहुत बड़ा जो व्यापार है या अधिकांश जो जिससे हमें पैसा आता है वह यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से होता है, क्योंकि दोनों ही उपभोक्तावादी संस्कृतियां हैं, और वहां पे भारत के यहाँ जो कुछ भी बनता है, चाहे वह सर्विसेज के रूप में हो या प्रोडक्शन के रूप में हो, इसलिए भारत की निर्भरता दोनों में है। बिल्कुल पर भारत का लॉन्ग टर्म हित यही है कि वह अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन वाली विश्व व्यवस्था को न माने, और नेटो जो है वह उसका एक तरीके से कहें तो वह सैनिक जो प्रतिनिधित्व करने वाला उसका संगठन है, वह इन सारी चीजों को कर रहा है। जी अभिषेक जी। जी त्यागी साहब मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी है उसका रुख कर लेते हैं। जहां रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूस पर हमले के लिए ड्रोन जर्मनी बना रहा है। डीप स्ट्राइक मिशन के लिए कॉम्बैक्ट ड्रोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। 3 कंपनियों का समूह ड्रोन बनाने में जुटा हुआ है और बड़े वॉर की तैयारी जर्मनी कर रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 3 कंपनियों का समूह जो है इस ड्रोन को बनाने में जुटा हुआ है। इस ड्रोन को बनाया जा रहा है। बड़े वॉर की तैयारी इस वक्त जर्मनी के द्वारा की जा रही है। रूस पर हमले के लिए ड्रोन जर्मनी बना रहा है। त्यागी साहब मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से जर्मनी के इन्वॉल्वमेंट यहां निकलकर सामने आ रही है, क्या रूस का कोई आक्रामक कदम जो है वो जर्मनी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि शुरुआत से इस जंग के कहा गया कि जब तक रूस के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर देता तब तक रूस जो है कुछ इस तरीके के कदम नहीं उठाएगा। नहीं, रशिया ने ये कहा है कि जिस कंट्री के लॉन्ग रेंज वेपन्स जी यूक्रेन मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जी मैं उसे उस कंट्री का हमला मानूंगा। जी और जर्मनी ने ये भी कहा है कि हम लॉन्ग रेंज वेपन्स यूक्रेन को देंगे। तो जी लिहाजा जर्मनी के ऊपर हमला के लिए तो रशिया ने पहले ही रास्ता खोल दिया है। अब जहां तक ड्रोन की बात बनी, ठीक है, जर्मनी बनाना है ड्रोन, क्योंकि आपको मालूम है रशिया 5,000 ड्रोन प्रति मंथ, हर महीने में नए 5,000 ड्रोन बना रहा है। और ये बड़ा ताज्जुब लगता है, लेकिन वो असेंबलिंग है। असलियत में उसके नेविगेशन सिस्टम, उसके ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके पावर सिस्टम ये चाइना से आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रख के आ रहे हैं। एक दो जगह ये देखा भी गया है, पकड़ा भी गया है। तो चाइना की तरफ से ड्रोन का इक्विपमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से रशिया का ड्रोन प्रोडक्शन पूरे नेटो को मिला के, मैं कहता हूँ खाली ड्रोन नहीं, हथियारों का डिफेंस प्रोडक्शन जी पूरे नेटो को मिला के ज्यादा है 3.5 साल का युद्ध लड़ने के बाद भी। जी एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसमें 3.5 साल तक के युद्ध के बाद एक एग्रीमेंट था कि सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन का एक यूनाइटेड फेस होगा अगेंस्ट रशिया, कोई उस पर सवाल नहीं उठाएगा। वो टूट गया। वो टूट गया कब? जब वहां की 2 एंटी करप्शन एजेंसी, जिसमें करीब $5 बिलियन के एक सौदे में इनके पूर्व प्रधानमंत्री को लिप्त पाया गया, तो इन्होंने उन दोनों एजेंसी के
2 अधिकारियों को ये कह के गिरफ्तार कर लिया कि रशियन एजेंट है, और उनको रातों रात एक बिल पेश करके ये कह दिया कि आपको टोटल प्रोसिक्यूटर जनरल के अंदर काम करना पड़ेगा। यूक्रेन की जनता खड़ी हो गई, उन्होंने कहा करप्शन इन यूरोप मींस फ्यूचर डाइज, और वो उसकी वजह से, उस प्रोटेस्ट की वजह से जो उसके यूरोपियन यूनियन में जाने के चांस थे वो भी खत्म हो गए। ये यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं। तो यूक्रेन कंपैरेटिवली और ज्यादा कमजोर हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट जो पहली बार हुआ है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के खिलाफ। मींस रशिया इज ऑन ए पॉजिटिव पाथ। और मैं तो लास्ट बात ये कहना चाहता हूं कि रशिया के जो लोग हैं, पुतिन ने बड़ा धैर्य दिखाया है। रशिया के लोग ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जगह स्टालिन होता तो अब तक उन्होंने एक्शन ले लिया होता। आप ये बताइए कि पर्ल हार्बर में अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया को हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने पर्ल हार्बर के बाद जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, और आपका इतना नुकसान हो चुका है, अभी तक आप अपने लीथल वेपन्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। क्या उसने सनमिट मिसाइल का या यार्ड्स मिसाइल का या जिरकॉन मिसाइल का अभी तक इस्तेमाल किया है? सिर्फ बताया ही बताया है। इस दफा जो अब उन्होंने ये 23 जुलाई से 27 जुलाई तक की एक्सरसाइज की है, इससे ये पता लगता है कि अब पानी जो है वो गले के लेवल तक आ चुका है। अब अगर नेटो ने कोई गलती की तो बहुत मुमकिन है कि अब रशिया का अटैक नेटो की बाउंड्री तक भी शुरू हो जाए। जी अरविंद जी, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से इस पूरी वॉर को देखा जाए और जिस तरीके से अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को देखा जाए यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये लगता है कि जिस तरीके से हमने लंबे समय से देखा कि ट्रंप हमेशा से ये चाहते हैं कि युद्ध कहीं पर भी हो, लेकिन उसको लेकर क्रेडिट उन्हें मिले कि उस जंग को उन्होंने खत्म करवाया, रुकवाया। भारत के दौरान भी हमने यही देखा, बार बार कम से कम 29 बार जो एक आंकड़ा सामने आया उसमें ये बयान दे चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मेरी वजह से रुका, मैंने रुकवाया। और कई मौकों पर उन्होंने इस बात से डिनाई भी कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। दरअसल ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जी, जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, उनको बहुत ही इनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है। और उनका अगर आप बैकग्राउंड भी देखेंगे तो उस तरीके से पॉलिटिशियन नहीं है। वो दरअसल एक पूंजीपति थे, होटल जो थे व्यवसाय के मालिक थे, और वहां से अचानक से अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक खास तरीके का परिवर्तन आता है तो वो होते हैं। तो वो एकदम बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, और वो दरअसल जो कुछ भी बोलते हैं उनके जो नीति नियंता है वो ठीक वैसा नहीं मानते हैं, इसलिए कई बार जो बोलते हैं ठीक उसका उलट करना पड़ता है। तो ट्रंप साहब की ये उनके व्यक्तित्व को लेकर यह समस्या तो है, पर यह ट्रंप साहब की समस्या है। जहां तक अमेरिका के इंटेंशन का सवाल है, तो अमेरिका का कभी भी इंटेंशन कहीं पर भी युद्ध रुकवाना नहीं हो सकता है। जी अभिषेक साहब, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि गाजा पट्टी में कम से कम 50-60 हजार लोग मारे गए हैं। अगर अमेरिका चाहे तो उस युद्ध को रुकवाने में एक दिन से भी ज्यादा समय का वक्त नहीं लगेगा, पर अमेरिका ने नहीं रुकवाया, क्योंकि अमेरिका के लिए जो जनता का नरसंहार वगैरह ये सब सेकेंडरी चीज है। उसके लिए जो पहली चीज है वो है अमेरिकी हितों की रक्षा करना। और अमेरिकी हितों से मतलब है कि बिल्कुल। और अरविंद जी, अमेरिकी हितों की रक्षा करना, साथ ही साथ एक बात ये भी कि अपने हथियारों को बेचना। अगर वॉर होगी नहीं तो हथियार बिकेंगे नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।